हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं, जिसका नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग सिंपली मीन्स टू प्लान फॉर एन इकोनॉमी। ठीक है, कि किस तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाए और कौन से रिसोर्सेज, फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। आफ्टर अडॉप्टिंग द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया, उसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू रिवाइव द पुअर, बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी। तो अगला स्टेप क्या था गवर्नमेंट का, कि जो हमारी पुअर इकोनॉमी थी, जो हमारी बैकवर्ड इकोनॉमी थी, या जो कांस्टेंट, स्टैग्नेंट मींस कांस्टेंट इकोनॉमी थी, उसको वापस से खड़ा किया जा सके। मतलब जो हमारी इकोनॉमी मर चुकी थी, स्लो हो चुकी थी, उसको वापस उसमें ग्रोथ लाई जाए। इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, जो हमें कहाँ से मिली थी, मतलब वो जो स्लो ग्रोथ रेट थी, पुअरनेस थी या स्टैग्नेंसी थी, वो हमें कहाँ से मिली थी, जो कि हमें ब्रिटिश रूल से इनहेरिट हुई थी, मतलब उनसे हमारे पास आई थी। आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वॉज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग, कि हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट क्या करे, प्लान्स तैयार करे, किसके बारे में, इकोनॉमी के लिए। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग। आगे क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइन किया जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग को, मेकिंग मेजर डिसीजंस, जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं हमारे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सारे जो कॉन्शियस डिसीजंस होते हैं वो कौन डिटरमाइन करता है, या कौन सी अथॉरिटी क्या करती है, इसको डिटरमाइन करती है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इसको डिटरमाइन करती है। हम लास्ट क्लास में या एक दो क्लासेस पहले जनरली पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, प्लान्स तैयार करने के लिए किसको बनाती है, एक प्लानिंग कमीशन बनाया था जो 1950 में फॉर्म किया गया था। उसके बाद हमारे इकोनॉमी की प्लानिंग की जाती थी उस अथॉरिटी के द्वारा। तो ये जनरली ये जो चीज़ है ये कहाँ लिखी हुई है, नेक्स्ट पॉइंट में भी लिखी हुई है और हमने पहले भी पढ़ रखी है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। तो पहले इकोनॉमी का सर्वे किया जाता है, फिर देखा जाता है कि कहाँ कहाँ हमें रिसोर्सेज लगाने की आवश्यकता है, उस तरीके से उसकी प्रॉपर प्लानिंग करके रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाता है। टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप प्लानिंग कमीशन, कि इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए भी कोई ना कोई अथॉरिटी तो होनी ही चाहिए, अदरवाइज कोई भी आगे बीच में प्लान कर ले और कहीं पे भी रिसोर्सेज लगा दे तो ये चीज़ गलत थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन फॉर्म किया कब, 1950 के अंदर, जिसके प्राइम मिनिस्टर क्या थे, चेयरमैन थे। मतलब हर 5 साल के अंदर जो नई सरकार आती है, जो नए प्राइम मिनिस्टर अगर होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, उस समय के प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन बन जाते हैं। आगे बात समझ में। आगे क्या लिखा हुआ है, द पर्पज ऑफ द कमीशन वॉज टू केयरफुली असेस द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। देखो ये प्लानिंग कमीशन जो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग की जाती है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कंसिडर की जाती हैं प्लानिंग कमीशन के द्वारा, कि हमारी कंट्री के अंदर कितने फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और उनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सके ताकि उनका इफेक्टिव तरीके से यूज़ हो सके। तो प्लानिंग कमीशन का पर्पस क्या है, टू केयरफुली एसेस, एसेस मतलब एग्जामिन, किसको, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब लेबर वगैरह, या फिजिकल रिसोर्सेज जैसे लैंड, लेबर, लैंड कैपिटल, ठीक है, फॉर ऑफ द कंट्री, कि हमारी कंट्री के अंदर जितने अवेलेबल हैं, फिर क्या किए जाते हैं, उसी हिसाब से प्लान्स को प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम उनका इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकें। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, द प्लानिंग कमीशन फिक्स द प्लानिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, की जो प्लानिंग कमीशन ने प्लानिंग पीरियड डिटरमाइन किया था कि जितने समय के लिए हम प्लानिंग करेंगे, वो कितना डिटरमाइन किया था, 5 ईयर्स का डिटरमाइन किया था। तो जिसको हम किस नाम से जाने जाते थे, अब वो 5 ईयर प्लान्स के नाम से जाने जाते या जाने जाते हैं एट प्रेजेंट भी। अब देखो प्लान्स होते क्या है, प्लान इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल स्कीम, प्रोग्राम, स्ट्रेटजीज वर्कड आउट इन एडवांस फॉर फुलफिलिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, की ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए जो एडवांस में आप स्कीम्स प्रिपेयर करते हो, प्रोग्राम्स बनाते हो या स्ट्रेटजीज बनाते हो, उनकी डिटेल्स ही जो एक डॉक्यूमेंट शो करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्लान कहलाता है। और प्लानिंग क्यों की जाती है, टू अचीव सम प्री डिटरमाइंड गोल्स, मतलब जो हमारे पहले से ही गोल्स हमने पहले से प्री डिटरमाइन कर रखे होते हैं, उनको किस तरीके से अचीव किया जाए विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, वही हमारा क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द प्रोग्राम्स एट हैंड एंड मेकिंग कॉन्शियस डिसीजंस टू सॉल्व देम,
मतलब इसके अंदर किस चीज़ का एनालिसिस किया जाता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे हाथ में हैं और हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से डिसीजंस लें ताकि उन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व किया जा सके। ये सारी चीज़ें कहाँ की जाती हैं? प्लानिंग के अंदर की जाती हैं। इंडिया के अंदर जो प्लान्स किए बनाए जाते हैं वो कितने ड्यूरेशन के बनाए जाते हैं? 5 ईयर के ड्यूरेशन में बनाए जाते हैं और उनको हम किस नाम से जानते हैं? 5 ईयर प्लान्स के नाम से जानते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? आर प्लान डॉक्यूमेंट नॉट ओनली स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अटेन्ड इन 5 ईयर्स प्लान। मतलब जो हम प्लानिंग करते हैं, जो हमने जिस डॉक्यूमेंट में प्लानिंग की होती है, 5 ईयर प्लान्स का क्या किया होता है? एक ब्रीफ दिया होता है हमने जिस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसके अंदर सिर्फ आने वाले 5 सालों के लिए नहीं होता, आने वाले 20 सालों को लेकर भी प्लानिंग की जाती है कि ये 5 ईयर प्लान्स बनाएंगे, अगले 5 ईयर प्लान्स बनाएंगे, फिर अगले जो 5 ईयर प्लान्स होंगे उनसे ओवरऑल हमें कहाँ तक किस टारगेट पे पहुंचना है। तो मतलब एक लॉन्ग टर्म गोल्स भी तैयार किए जाते हैं कि उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए हमें शॉर्ट वे में गोल्स को तैयार करना पड़ेगा, हमें गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। अगर हम उन शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करेंगे तो हमारा ओवरऑल क्या होगा? लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होगा, ठीक है, या लॉन्ग टर्म गोल्स हमारे अचीव होंगे। तो यही लिखा हुआ है कि प्लान डॉक्यूमेंट में सिर्फ ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए जाए सिर्फ 5 सालों के लिए, बल्कि आने वाले 20 सालों तक के लिए भी प्लानिंग पूरी प्रॉपर तरीके से की जाती है। मतलब 20 सालों को कंसिडर करके ही 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा आता है गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, कि जो गोल्स प्रिपेयर किए जाते हैं 5 ईयर प्लान्स को लेके। तो हम इनके बारे में अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? द 5 ईयर प्लान्स हैव बीन कंसर्न विद द रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री। मतलब जो 5 ईयर प्लान्स प्रिपेयर किए जाते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू रिमूव इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री, या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द हमारे इकोनॉमी की, एंड टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड इकोनॉमी। और इंडिया को क्या बनाना? एक डेवलप इकोनॉमी बनाना, या इंडिया की इकोनॉमी को आगे डेवलप करना, उसमें ग्रोथ करना। आगे क्या कहलाता है? द 5 ईयर प्लान्स हैव आल्सो टेकन टू इंश्योर वेदर द वीकर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बेनिफिट द इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। कि जो 5 ईयर प्लान्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो किन चीज़ों को कंसीडर करके किए जाते हैं? वीकर सेक्शंस को कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए उनको भी बेनिफिट मिलना ज़रूरी है, ठीक है। अगर वीकर सेक्शंस के लिए अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं कर पाए तो हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो यही बोला गया है कि 5 ईयर प्लान्स को प्रिपेयर करते हुए आपको किस चीज़ को ध्यान में रखना होता है? टू इंश्योर दैट वीकर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशंस बेनिफिट। मतलब जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है तो क्या वो इकोनॉमी की ग्रोथ जो हो रही है वो उनका बेनिफिट उन वीकर सेक्शंस ऑफ पीपल को भी मिलता है या नहीं मिलता है, उस चीज़ को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, सिर्फ अमीरों की और इनकम बढ़ती जा रही है तो वो उससे क्या हो रहा है? हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है या हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। नहीं, आपको ये भी चीज़ देखना है कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है उसमें पुअर सेक्शंस को बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड। कब हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान? 1 अप्रैल 1951 में हुआ था। और एंड कब हुआ था? 31 मार्च 1956। और अभी तक हमने कितने कंप्लीट कर लिए 5 ईयर प्लान्स? 12 5 ईयर प्लान्स कर लिए। अभी जो हमारा एट प्रेजेंट चल रहा है वो चल रहा है 13 5 ईयर प्लान। ईच 5 ईयर प्लान लिस्टेड द बेसिक गोल्स ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट। की जो भी 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं उसके अंदर बेसिक गोल क्या होता है? इंडिया के डेवलपमेंट या इकोनॉमी को डेवलपमेंट करना। एंड विच सर्व्ड एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। जो क्या है? एक प्रिंसिपल है हमारी इकोनॉमिक इंडियन प्लानिंग का, कि इंडिया के अंदर जो प्लानिंग की जाती है वो किस लिए की जाती है? इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के पर्पज से। आगे क्या लिखा हुआ है? जो प्लानिंग कमीशन क्या है? 2 तरीके के गोल्स को डिसाइड करती है 5 ईयर प्लान्स करते समय। अभी मैंने बताया था कौन कौन से, लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं? आने वाले 20 सालों के लिए। और शॉर्ट टर्म गोल्स जो 5 ईयर प्लान्स के प्रिपेयर किए जाते हैं, जो स्पेसिफिक प्लान्स होते हैं जो सालों के में बनते हैं हर सरकार में। तो क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू द गोल्स विच आर टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। की आने वाले 20 सालों के अंदर हमारा क्या लक्ष्य है, उन्हीं लक्ष्य को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं उनको किया जाता है। दे आर कॉमन टू ऑल 5 ईयर प्लान्स एंड दे स्टडीज इन अ कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। मतलब ये जो 20 सालों के जो गोल्स होते हैं ये इस चीज़ को कंसिडर करते हुए अगले 4 बार जो 5 ईयर प्लान्स होंगे, क्योंकि 5-5 ईयर के जो प्लान बनेंगे वो 4 बार बनेंगे तभी हमारे 20 साल कंप्लीट होंगे। तो वो जो 20 साल का जो हमारा टारगेट था अचीव करने का, उसको कंसिडर करते हुए ही क्या करते हैं हम? ये 5 ईयर प्लान्स को प्रिपेयर करते हैं।
आगे क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म गोल्स, इट रेफर्स टू द गोल्स दैट आर अचीव्ड इन अ स्पेसिफिक प्लान, इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। जो शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं वो इकोनॉमी की नीड्स के अकॉर्डिंग या इकोनॉमी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे डिसाइडेड किए जाते हैं, मतलब पहले से ही डिसाइड किए जाते हैं कि हम हमारे रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि जो प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस हमारे सामने अराइज हुई हैं हम उनको फेस कर सकें। तो उसमें क्या प्लान्स प्रिपेयर किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स प्रिपेयर किए जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान्स की। जो 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं उनका मेन पर्पस क्या है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाए जाते हैं ये 5 ईयर प्लान्स, तो हम अब ये पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड मतलब ब्रिटिश पीरियड की बात हो रही है। द इंडियन इकोनॉमी वॉज स्टैग्नेंट इन नेचर, कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारी इकोनॉमी क्या थी, कांस्टेंट थी, स्टैग्नेंट थी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव क्या था हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का, कि इकोनॉमी की ग्रोथ की जाए, कि जो स्टैग्नेंट नेचर है उस स्टैग्नेंट को आगे और कंसिडर किया जाए और उसकी ग्रोथ भी की जाए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या था कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए, मतलब कंपनी हमारी कंट्री की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है, प्रोडक्टिव है, जो प्रोडक्शन है वो उसको इंक्रीज किया जाए ताकि हमारा जीडीपी भी बढ़ सके। तो ये क्या लिखा हुआ है, जो हमारी बेसिक जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या करती है, किस हिसाब से चेंज होती है, विद चेंज इन द लेवल ऑफ जीडीपी, की जैसे जैसे हमारी जीडीपी चेंज होती है उसी तरीके से हम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी मेजर कर सकते हैं, कि अगर जीडीपी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है तो हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करती है। तो क्या लिखा हुआ है, जीडीपी ऑफ द कंट्री इज डिराइव्ड बाय डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स, की जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी में जो मतलब प्रोडक्टिविटी आने वाले एक साल के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो उसके अंदर सारे सेक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, वेदर इट इज एन एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इन सारी चीज़ों में देखा जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी प्रोडक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितनी हुई है प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन कितना हुआ है, या सर्विस सेक्टर में कितनी सर्विसेज प्रोवाइड हुई है, वहाँ से हमें कितनी इनकम जनरेट हुई है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को हम कंसिडर करके हम क्या निकालते हैं, हमारी जीडीपी निकालते हैं। तो जीडीपी के अंदर ये सारे सेक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है आगे, इन सम कंट्रीज ग्रोथ इन एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर इन जीडीपी, वाइल इन सम अदर कंट्रीज ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर इन जीडीपी। देखो अलग अलग कंट्रीज की जो जीडीपी है अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो सकती है। जैसे हमारी इंडिया की जीडीपी मेनली किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ पर जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करता है, अपना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। इसी तरीके से हो सकता है किसी और कंट्री के अंदर जो उसकी जीडीपी है उसके यहाँ पर उसका सर्विस सेक्टर ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता हो। एग्जाम्पल के तौर पर भी रिसेंट एग्जाम्पल बताऊँ आपके, पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जितनी भी जीडीपी है उसमें सर्विस सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ पर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि सर्विस सेक्टर का है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मॉडर्नाइजेशन, कि इंडियन प्लानर्स हैव रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन द सोसाइटी। इंडिया के जो प्लानर्स थे, मतलब जो इकोनॉमिक प्लानिंग करते थे, उन्होंने क्या किया कि हमारी इकोनॉमी के अंदर मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए आवश्यकता है। मॉडर्नाइजेशन लाने का मतलब टू इंक्रीज या टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, की जो वहाँ पर रहते हैं लोग इंडिया के अंदर, इंडिया की इकोनॉमी में जो लोग रह रहे हैं उनमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इम्प्रूव किया जाए। तो मॉडर्नाइजेशन के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, अडॉप्शन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी और चेंज इन सोशल आउटलुक। देखो नई टेक्नोलॉजी को लाया जाए, इससे चेंज हो सकती है, मॉडर्नाइजेशन आ सकता है, या लोगों के नज़रिए में चेंज किया जाए। आउटलुक मतलब लोगों का नज़रिया, उनके देखने का तरीका। क्या लिखा हुआ है, मॉडर्नाइजेशन एम्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, कि जो आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो, द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो देखो कैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, फार्मर कैन इंक्रीज एन आउटपुट ऑन द फार्म बाय यूजिंग न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स। अगर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को या HYV सीड्स को यूज़ किया जाता है फार्मर्स के द्वारा, मतलब नई टेक्नोलॉजी को लाया जाता है, तो इससे क्या कर सकते हो आप अपने फार्म, मतलब आप अपने खेतों में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओल्ड वंस। ठीक है, मतलब नई मशीन्स को यूज़ करके या नई सीड्स को यूज़ करके या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को, HYV सीड्स को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली अ फैक्ट्री कैन इंक्रीज इट्स आउटपुट बाय यूजिंग अ न्यू मशीन। इसी तरीके से क्या है, अगर फैक्ट्री के अंदर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो आप नई मशीन्स का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन सोशल आउटलुक, मतलब लोगों के नज़रिए को बदलना। क्या लिखा हुआ है, जैसे लोगों के नज़रिए को किस तरीके से हमें बदलना,
कि भाई औरतें काम नहीं कर सकती, गांव में आज भी यही चीज़ चलती है कि औरतें नहीं कमाएंगी। तो अगर देखो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा, मतलब गर्ल्स को या वुमेन्स को आगे नहीं किया जाएगा, तो कैसे काम चलेगा? सिर्फ मेंस के ऊपर तो डिपेंड रह नहीं सकते। तो अगर वुमेन्स भी क्या करें, उनको भी पावर दी जाए काम करने की, वुमेन एम्पावरमेंट आए, तो वहाँ से भी क्या होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है उनके काम करने से। तो जिसका फ़र्क हमारे किस पे पड़ेगा? जीडीपी पे असर पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों के नज़रिए को चेंज करना पड़ेगा कि सोसाइटी क्या कहेगी। सोशल आउटलुक मतलब सोसाइटी क्या कहेगी, लोगों का नज़रिया। तो कहने वाले तो कहेंगे, तो आप क्या करो, वुमेन एम्पावरमेंट को भी कंसिडर करो और गर्ल्स को भी या वुमेन्स को भी आगे लेके आओ, ताकि वो भी क्या कर सकें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर सकें, ताकि उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले, एक तरीके से प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़े और हमारी जीडीपी पे भी इंक्रीमेंट हो या जीडीपी की भी ग्रोथ हो। तो क्या लिखा हुआ है, मॉडर्नाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर्स चेंज इन सोशल आउटलुक। मतलब सोशल आउटलुक मतलब लोगों के नज़रिए को चेंज करना, सच एज जेंडर एम्पावरमेंट ऑन प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू वुमेन, कि वुमेन्स ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ऐसे काम नहीं चलेगा। एसएस लिखा हुआ है, एसएस की जगह एज सच लिख लेना। एज सच इट विल बी मोर सिविलाइज्ड एंड प्रॉस्पेरस इफ इट मेक्स द यूज़ ऑफ टैलेंट्स ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस। तो ये ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, ये ज़्यादा सही रहेगा कि अगर आप उस वर्क प्लेस पे मेंस की जगह वुमेन्स के भी टैलेंट्स को यूज़ करें, तो इससे हमारी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ सकता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब खुद के ऊपर डिपेंड, कि हमारी कंट्री दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड न रह के क्या होनी चाहिए, खुद के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे पॉसिबल है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को इंपोर्ट मत करो, अपनी कंट्री के अंदर बनाओ। जब अपनी कंट्री के अंदर या डोमेस्टिक गुड्स प्रिपेयर होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम हमारी कंट्री के ऊपर ही सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। ठीक है, सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे डोमेस्टिक गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, हमारी कंट्री के अंदर ही क्या करनी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सकें, दूसरे देश पे कम डिपेंड रहें। क्यों? क्योंकि हो सकता है वॉर के टाइम पे अगर वो देश हमें अचानक से कोई चीज़ें देने से मना कर दे, तो ऐसे नहीं हमारे यहाँ कंट्री के अंदर हाहाकार मच जाए, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर होता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, सेल्फ रिलायंस अंडर द इंडियन कंडीशंस मीन्स ओवरकमिंग द नीड्स ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। जो आप बाहर से मदद ले रहे हो वो आपको ना लेनी पड़े, उस चीज़ को ही कंसिडर किया जाता है किसके अंदर, सेल्फ रिलायंस के अंदर। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स हैविंग डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज, कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपके डोमेस्टिक रिसोर्सेज को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि आप अपनी कंट्री के ऊपर डिपेंड रहो, ना कि दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड रहो। The policy of self-reliance was considered as a necessary because of two reasons। जो self-reliance policy है या जो objectives है, वो दो वजह से ही मेन इम्पॉर्टेंट माना जाता है, ताकि आप जो भी चीज़ें बनाते हो, ठीक है, और अगर आप अपनी कंट्री के अंदर बनाओगे तो वो आपकी कंट्री के अंदर बिक जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन कर रहे हो। तो ये चीज़ें जो कंसीडर की जाती हैं सेल्फ रिलायंस पॉलिसी या सेल्फ रिलायंस जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग का, वो किस पर्पज़ से, दो मेन पर्पज़ है, ताकि हम फॉरेन के ऊपर डिपेंड कम हो सकें। फॉरेन के ऊपर अगर डिपेंड कम होंगे तो क्या हो सकता है, जैसे स्पेशली फूड का एग्जांपल लिया गया है, तो इसलिए क्या किया जाता है, जनरली हमारे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल सेक्टर को ज़्यादा कंसीडर किया जाता है कि जब भी हमें खाने पीने की चीज़ों की आवश्यकता होती है तो हमें किसी दूसरी कंट्री के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। ठीक है, तो आपको उस चीज़ को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि फॉरेन डिपेंडेंस कम हो। एज इंडिया वॉज रिसेंटली फ्रीड फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज़। कि क्या ज़रूरी है हमारे लिए कि हम क्या करें, फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंस अपनी कम कर सकें, स्पेशली फूड के लिए। सो स्ट्रेस मतलब जोर किस चीज़ पे दिया जाता है, टू अटेन सेल्फ रिलायंस। ठीक है, कि हम क्या कर सकें, हम हमारी कंट्री के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें, कि दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर हमें डिपेंड नहीं होना पड़े। टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, देखो अगर वो आपकी हेल्प करेंगे, फॉरेन से आपने मदद ली और फिर बाद में फ्यूचर में कभी इंडिया की गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे उस कंट्री को नुकसान हो रहा है, तो वो कंट्री क्या करेगी, बीच में इंटरफेयर करेगी कि हमने आपके ऊपर एहसान किया था, आप ये पॉलिसी नहीं बना सकते, ये हमारा आदेश है। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, उनकी बातें माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, उनके ऊपर डिपेंड है।
तो अगर जो चीज़ें हम उस कंट्री से खरीदते हैं और अगर वो चीज़ें हम हमारी कंट्री के अंदर बनाने लग गए तो उसका बेनिफिट है कि हम कभी फ्यूचर में अगर पॉलिसीज़ बनाते भी हैं या हमारी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाती हैं तो उनके आगे हाथ जोड़ के उनकी बात मानने की आवश्यकता नहीं है। तो जो चीज़ आपकी कंट्री के बेनिफिट में होगी तो आप वही पॉलिसीज़ बनाओगे। तो फॉरेन कंट्री क्या करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। तो क्या किया जाए इसके लिए कि आप फॉरेन के इंटरफेरेंस को कम करने के लिए या फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को कम करने के लिए क्या करो, अपनी कंट्री के अंदर ही डोमेस्टिक गुड्स को प्रोड्यूस करो, जिससे क्या होगा, आपकी कंट्री की जीडीपी भी बढ़ेगी, मतलब प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और फॉरेन पे डिपेंडेंस भी हमारी कम होगी। अगली बात समझ में, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेके हो, चाहे वो फूड सप्लाईज़ के लिए हो, चाहे वो फॉरेन कैपिटल जो हम पैसा लेते हैं काम के लिए, उसके लिए भी बात की जा रही है कि हम ये सारी चीज़ें जितने हमारी कंट्री के अंदर ही हैं उन्हीं को ही यूज़ करके हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट किया जाए, ताकि हमें उनके सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ जो गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी उसमें भी उनका इंटरफेरेंस रहेगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इक्विटी। इक्विटी में क्या लिखा हुआ है, द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स नथिंग इफ द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड टू द हैंडफुल ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। तो इसमें क्या बोला गया कि अगर जो आप इकोनॉमिक प्लानिंग करते हो और उस इकोनॉमिक प्लानिंग का अगर बेनिफिट जो है हैंडफुल ऑफ पीपल मतलब मुट्ठी भर लोगों को ही मिलता है, मतलब सारे लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है, तो ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। तो आप अगर इकोनॉमी की ग्रोथ करना चाहते हो तो उसका बेनिफिट हर सेक्शन ऑफ पीपल को, हर सेक्शन सोसाइटी को मिलना चाहिए। तो सिर्फ ये नहीं है कि जो उसकी ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्टेड क्या है कुछ लोगों के ऊपर ही है, उनको उनका बेनिफिट पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को भी मिलना चाहिए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स नथिंग इफ द बेनिफिट्स ऑफ द हैंडफुल ऑफ पीपल। नथिंग मतलब इसका कोई सेंस नहीं अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, बेनिफिट जो है कुछ ही मुट्ठी भर लोगों को मिलता है। इट इज़ important to ensure that the benefits of economic growth should reach to the poor sections of the society। आपको इस चीज़ को भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आप इकोनॉमी की ग्रोथ कर रहे हो जो उसका बेनिफिट है वो पुअर सेक्शंस को भी मिल सके, जिससे क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ भी कम होगा। कि जो अपन ने पढ़ा था फॉर होम टू प्रोड्यूस, जिसमें क्या था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। अगर हम क्या करेंगे, इस इक्विटी कंसेप्ट को या इक्विटी ऑब्जेक्टिव को कंसिडर करेंगे और इसी हिसाब से क्या करेंगे, हम हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे, तो इससे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसी के साथ ही हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग भी टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। जो हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए सिर्फ इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो please like this video, share this video, and if you are new to this channel, please hit that subscribe button. Till then, goodbye students.